वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो देखो आज से हम डीबीएमएस को स्टार्ट कर रहे हैं। बीपीएससी एग्जाम के लिए जो हमने क्रैश कोर्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक तरह से स्टार्ट किया हुआ है। नाम क्रैश कोर्स है लेकिन कम्प्लीटली हम डिटेलिंग में अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, आज डीबीएमएस को स्टार्ट करेंगे। एंड आपकी क्लासेस में मैक्सिमम 1 आवर की, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं मिनिमम 1 आवर की क्लास आपकी यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। 1 आवर से ऊपर की हो सकती है लेकिन 1 आवर की क्लासेस ले लेके हम क्या कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डीबीएमएस की बात करेंगे, कौन कौन से डीबीएमएस के रिगार्डिंग हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट, नीड ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट वर्सेस फाइल मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ डीबीएमएस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, डीबीएमएस आर्किटेक्चर, डेटा मॉडल, स्कीमा एंड इंस्टांस, डेटा इंडिपेंडेंस, डीबीएमएस लैंग्वेज, एसिड प्रॉपर्टीज। थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड में नॉइज आ सकती है क्योंकि घर पे हूँ तो इस वजह से बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बस अभी ट्राई करूंगी कि आगे ना आए, यहाँ पे थोड़ा बहुत। रिलेशनल डेटा मॉडल कंपोनेंट्स की यहाँ पे फिर हम बात करेंगे। रिलेशन, एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी और कीज की फिर हम यहाँ पे बात करेंगे। कंस्ट्रेंट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो अगर आपने अपना बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखा है तो आपने देखे होंगे कि वहाँ पे डीबीएमएस के रिगार्डिंग यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। रिलेशनल मॉडल से क्वेश्चन आता है, कीज से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या रहेंगे, नॉर्मलाइजेशन की एक अलग से क्लास अवेलेबल है चैनल के ऊपर, उसको वहां से देख लीजिएगा। अगर आपको एकदम डिटेलिंग में देखना है तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो एक बार वहां से देख लेना। क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन की क्लास में क्या है कि वहाँ पे विद न्यूमेरिकल मैंने वहाँ पे करवाया है एंड वो पूरी क्लास आपकी नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग है। यहाँ पे हम बाकी के इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए ठीक है, इतनी बात हो गई। स्टार्ट करें हमारा टॉपिक आज का। हमारा टॉपिक रहेगा क्या, व्हाट इज डेटाबेस। यहाँ से हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना, नोट्स अवेलेबल है, चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या फिर एमसीक्यूज चाहिए तो आप बता सकते हैं। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या होता है। तो देखिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक अनऑर्गेनाइज्ड होती है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कि इंफॉर्मेशन बिखरी हुई सी है, कोई मीनिंगफुल नहीं है। और ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि वो आपके एक मीनिंगफुल वे में एक रखी हुई है, आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन इन सच ए वे दैट यूजर कैन रिट्राइव डेटा क्विकली। ये सब काम हो क्यों रहे हैं, ये सब डेटाबेस डीबीएमएस क्यों बन रहे हैं? ये सिर्फ इसीलिए कि यूज़र जो है डेटा को जल्दी से, क्विकली और एफिशिएंटली रिट्राइव कर सके। तो डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या हुआ कि एक डेटा दूसरे डेटा से कनेक्ट है, दूसरा तीसरे से कनेक्ट है। तो इन सब इंटर रिलेटेड डेटा की कलेक्शन को क्या कहते हैं? डेटा बेस। इतनी बात आई समझ में। अब ये जो डेटाबेस है इज यूज टू रिट्राइव, इंसर्ट एंड डिलीट द डेटा एफिशिएंटली। मेनली 3 काम कौन से होते हैं? डेटा को इंसर्ट करना, रिट्राइव करना और डिलीट करना। और ये तीनों काम हम अच्छे से करें, हमारे अच्छे से हो जाए, इसीलिए डेटाबेस आया। It is also used to organize the data in the forms of a table, schema, views and reports। मतलब कि हम हमारे डेटा को डिफरेंट फॉर्म्स में देख सकते हैं, टेबल में भी देख सकते हैं, स्कीमा की फॉर्म में भी देख सकते हैं, व्यूज, रिपोर्ट्स की फॉर्म में भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि मान लीजिए हमारा एक कॉलेज का डेटाबेस है, या फिर अगर आप स्कूल में टीच कर रहे हैं तो एक स्कूल का डेटाबेस है। अब वो डेटाबेस क्या रखेगा कि एडमिन की इंफॉर्मेशन रखेगा, सारी स्टाफ की डिटेल्स रखेगा, सभी स्टूडेंट्स की डिटेल रखेगा, फैकल्टी की डिटेल रखेगा, कितने स्टूडेंट है, कि कौन सी क्लासेस में कितने स्टूडेंट है, किस स्टूडेंट ने कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ है, उसके लास्ट क्लास में कितने मार्क्स आए थे, फैकल्टी क्या क्या है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, कौन सी क्लास को टीच कर रहे हैं, क्या उनकी स्पेशलाइजेशन है। ये इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन हमारी डेटाबेस में होती है।
अब बात करते हैं DBMS की। तो DBMS एक सॉफ्टवेयर है। क्या है DBMS? एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करने में यूज़ होता है। क्या होता है? DBMS एक सॉफ्टवेयर है विच इज़ यूज टू मैनेज द डेटाबेस। अब हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास? तो देखिए, MySQL, Oracle, MS Access, Ingress, ये सब क्या है? ये DBMS सॉफ्टवेयर्स है जो डेटाबेस को मैनेज करने में यूज़ होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? तो चलिए अब आगे देखते हैं कि जो DBMS है वो क्या करता है। वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्या करवाता है? एक इंटरफेस। किस लिए? कि हम उस डेटाबेस पे डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। उसके लिए क्या प्रोवाइड करवाता है? वो एक इंटरफेस। कौन कौन से ऑपरेशंस? जैसे डेटाबेस क्रिएशन, स्टोरिंग द डेटा, डेटा अपलोड करना, टेबल क्रिएट करना, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। इन सब के लिए DBMS एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इतना हमें समझ आया। अब हमें देखना है कि जो DBMS है भाई वो एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है तो वो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाएगा डेटाबेस को। सिंपल सी बात है और ये कॉमन सी बात है। और अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो DBMS इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स मतलब क्या? सॉफ्टवेयर। भाई सॉफ्टवेयर भी तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही होते हैं। That enables user to define, create and maintain the database and provides controlled access to database। मतलब DBMS क्या करता है? यूज़र को अलाउ करता है क्या करने की? डेटाबेस को क्रिएट, डिफाइन और मेंटेन करने की। उसके अलावा वो डेटाबेस को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके, इस चीज़ को भी वो अलाउ करता है। प्राइमरी गोल की देखिए, DBMS के बहुत सारे गोल है। सिक्योरिटी देना, प्रोटेक्शन देना, बैकअप करना, लेकिन प्राइमरी गोल क्या है उसका? तो उसका प्राइमरी गोल है इज टू प्रोवाइड अ वे टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटाबेस इंफॉर्मेशन दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट। मतलब DBMS का जो मेन गोल है वो है कि हम डेटाबेस इंफॉर्मेशन को एक स्टोर करना और रिट्राइव करना कन्वीनियंटली और एफिशिएंटली। DBMS अलाउज यूज़र दी फॉलोइंग टास्क। अब DBMS यूज़र को कौन कौन से टास्क करने की परमिशन देता है? तो देखिए, डेटा डेफिनेशन। अब डेटा डेफिनेशन का मतलब है कि हम एक डेटाबेस बना रहे हैं, उस डेटाबेस की एक डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन का मतलब कि भाई वो किस टाइप का डेटाबेस है, कौन कौन से वेरिएबल्स उसमें स्टोर होंगे, किस टाइप का डेटा स्टोर होगा उसके अंदर, किस फॉर्म में स्टोर होगा, कौन सी की होगी, कौन सी प्राइमरी की होगी, क्या कौन सा इंडिपेंडेंस वे यूज़ करेगा, वो कौन सा मॉडल यूज़ करेगा। तो ये सब क्या है? उसकी डेटा की हम क्या दे रहे हैं? एक तरह से डेफिनेशन दे रहे हैं। और DBMS यूज़र को अलाउ करता है कि वो डेटा की डेफिनेशन को क्रिएट कर सके, मॉडिफाई कर सके और रिमूव भी कर सके। इतनी बात आपको समझ में आई? डेटा डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि हम पहले से अपने डेटाबेस की सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिख रहे हैं। सेकंड, डेटा अपडेशन। अब डेटा अपडेशन का मतलब है कि जो DBMS यूज़र को अलाउ करता है कि वो डेटा इंसर्ट कर सके, एक्चुअल डेटा में कुछ चेंजेस कर सके, या उसको कुछ डिलीट करना है तो डिलीट कर सके, और थर्ड पॉइंट, डेटा को रिट्राइव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब DBMS यूज़र को एक एडमिन वाले सारे काम करने अलाउ करता है। एडमिन के कौन कौन से काम होते हैं कि भाई रजिस्टर करना यूज़र को, मॉनिटर करना यूज़र को, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना, रिकवरी करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। ये सारे काम किसके होते हैं? ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। और DBMS यूज़र को एडमिन वाले सारे काम करने की भी परमिशन देता है। तो ये 4 काम है जो यूज़र एक DBMS में कर सकता है। इतनी बात आपको समझ में आई कि DBMS क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है और उसके
कौन कौन से वो टास्क कर सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे हम देखते हैं। इतना हो गया, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन हो गया हमारा। अब जो नेक्स्ट है पॉइंट हमारा वो है कि DBMS के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका है कि ये एक डिजिटल रिपोजिटरी यूज़ करता है। रिपोजिटरी मतलब जहाँ पे हमारा डेटाबेस स्टोर होगा, और डिजिटल रिपोजिटरी का मतलब कि ये कहाँ पे स्टोर होगा, सर्वर पे स्टोर होगा। टू स्टोर एंड मैनेज द इंफॉर्मेशन, मतलब DBMS uses a digital repository established on a server। इतनी बात समझ में आई कि हमारा डेटाबेस कहाँ स्टोर होगा, सर्वर के ऊपर, वहीं पे उसको स्टोरेज के लिए स्पेस दिया जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट के बाद हम क्या देख रहे हैं, सेकंड पॉइंट कि इट कैन प्रोवाइड ए क्लियर एंड लॉजिकल व्यू ऑफ द प्रोसेस दैट मैनिपुलेट्स डेटा। मतलब यहाँ पे हम इजीली हमारे डेटा को एक क्लियर वे में देख सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट बैकअप एंड रिकवरी भी प्रोवाइड करवाता है। 4 पॉइंट एसिड प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। एसिड प्रॉपर्टीज मतलब एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी और ड्यूरेबिलिटी, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इतना समझिए कि मान लीजिए कोई डेटा करप्ट हो गया तो उसको रिकवर करना, या एक जगह पे डेटा चेंज हो रहा है तो सब जगह पे चेंजेस करना, ये सब एसिड प्रॉपर्टीज में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब एक डेटा के बीच में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को भी ये क्या कर देता है, सिंपल बना देता है। इसके अंदर हम सिंपल बना देता है हमारे रिलेशनशिप को। 6th पॉइंट क्या है कि इट इज़ यूज टू सपोर्ट मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। उसके अलावा ये सिक्योरिटी भी देता है। एंड नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम जो है, यूज़र जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटाबेस को डिफरेंट व्यूज़ में देख सकता है। वो टेबल में देखना चाहता है, रिपोर्ट में देखना चाहता है, स्कीमा में देखना चाहता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको देख सकता है। इतनी बात समझ आई। अब आगे देखिए DBMS के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज है इसका कि कंट्रोल डेटाबेस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब एक डेटा की बहुत सारी कॉपी होना। अब यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस होता है वो एक ही जगह पे स्टोर होता है। इतनी बात समझिएगा, जो हमारा डेटा होता है वो एक ही फाइल में स्टोर होता है, जिसको हम बोल देते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। क्या बोल देते हैं जिसको हम, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। अब अगर एक ही जगह पे सारा डेटा स्टोर है तो आप इजीली देख सकते हो कि किसकी डुप्लीकेट कॉपी वहाँ पे बन रही है, और उसको हम यहाँ पे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, डेटा शेयरिंग। मतलब कि जो ऑथोराइज्ड यूजर्स है वो डेटा को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थर्ड है इजीली मेंटेनेंस। अब अगर हमारा डेटा भाई एक ही जगह पे स्टोर है तो वो मेंटेन करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। नेक्स्ट है रिड्यूस टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें डेवलपमेंट टाइम और मेंटेनेंस नीड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम लगता है मतलब टाइम इसमें। बैकअप, भाई बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन भी यहाँ पे होता है। अगर हमारा कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में फेलियर आ जाता है तो हम हमारे डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। 6th पॉइंट क्या है, मल्टीपल यूजर इंटरफेस। मतलब कि हमारे पास जैसे GUI, API, डिफरेंट इंटरफेस भी ये प्रोवाइड करवाता है। डिसएडवांटेज की बात अगर करें तो सबसे पहला होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि हमें एक हाई स्पीड का प्रोसेसर चाहिए और उसके अलावा लार्ज मेमोरी साइज भी चाहिए होता है। सेकंड साइज के लिए यहाँ पे देखिएगा कि इट ऑक्यूपाइज अ लार्ज स्पेस ऑफ डिस्क एंड लार्ज मेमोरी। साइज भी क्या चाहिए इसको, काफ़ी ज़्यादा चाहिए, और उसके लिए उस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है।
कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारा सिस्टम। अगर आपका डेटाबेस काफ़ी साइज में बड़ा है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम की वजह से, इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से या डेटाबेस करप्शन की वजह से हमारा सिंगल डेटाबेस ही डैमेज हो गया तो हमारा डेटा हमेशा के लिए क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी नीड क्यों हुई, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, उससे पहले कौन सी अप्रोच यूज होती थी। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोनों की डिफरेंस की। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम और डीबीएमएस। तो देखिए जो डीबीएमएस है वो क्या है, इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। फाइल सिस्टम भी कलेक्शन ऑफ डेटा है, लेकिन डीबीएमएस के अंदर हमें सब कुछ मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सम करने के लिए फंक्शंस बने हुए हैं, मैथमेटिकल के जितने भी फंक्शंस है वो पहले से अवेलेबल है, चार्ट अवेलेबल है, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, बस हमें उन ऑप्शंस को यूज़ करना है और डेटा की एंट्री करनी है। लेकिन फाइल सिस्टम के अंदर हमें सब कुछ मैनुअली लिखना होगा। अगर आपको चार्ट बनाना है तो आप चार्ट भी खुद बनाएंगे, कोई मैथमेटिकल फंक्शन करना है तो वो भी खुद करेंगे। डीबीएमएस के अंदर हमारी फाइल सारी एक सिंगल डेटाबेस में स्टोर होती है, इसीलिए उसको शेयर करना इजी हो जाता है। लेकिन फाइल सिस्टम में हमारी फाइलें बहुत सारे फाइलों में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, मान लीजिए 1000 फाइलों के अंदर हमारा डेटा स्टोर है। अब उनको शेयर करना क्या हो जाता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि जो डीबीएमएस है वो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है, लेकिन फाइल सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। आप सिंपली फाइल में अपना डेटा लिखिए, डेटाबेस स्टोर करिए और उसको जब चाहे, जो भी चाहे उसको कोई भी देख सकता है, उस डेटा को यूज़ कर सकता है, मिसयूज भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट आता है डेटा अब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डीबीएमएस है उसके अंदर कुछ डिटेल्स ऐसी होती है हमारे डेटाबेस में जो यूज़र के काम की नहीं है, या फिर हम कहें कि सेंसिटिव डिटेल्स है तो वो हाइड कर सकते हैं। लेकिन फाइल सिस्टम के अंदर आपने जितना भी डेटा मेंशन किया है सारा का सारा डेटा यूज़र को दिखाई देता है, आप उसमें कुछ भी हाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिकवरी मैकेनिज्म। रिकवरी का मैकेनिज्म का मतलब कि अगर हमारे जो डीबीएमएस है वो क्या कर रहा है, आपको एक रिकवरी मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपका डेटाबेस में कोई डेटा फेल हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन फाइल सिस्टम के अंदर अगर कोई डेटा आपका डिलीट हो गया, लॉस्ट हो गया, या फिर हम कहें कि मान लीजिए पानी गिर गया, तो क्या हो गया, वो डेटा हमारा एक तरह से खराब हो गया जिसको हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। आपको फिर से वो डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मैनिपुलेशन टेक्निक्स। क्या आती है, मैनिपुलेशन टेक्निक्स। डीबीएमएस में हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती है डेटा को स्टोर और रिट्राइव करने की, लेकिन फाइल सिस्टम के अंदर डेटा को स्टोर करना और रिट्राइव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपकी फाइलें आपका डेटा बहुत सारी फाइलों के अंदर स्टोर है, आपको किसी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे हमारा एक तो टाइम वेस्ट होता है, काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें, और ज़रूरी भी नहीं है कि हम उसको टाइम पे डेटा को रिट्राइव कर सकें। इतनी बात आपको समझ आई। या फिर हम कहें डेटा को हमें अपडेट करना है किसी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के साथ, तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद आती है कॉन्करेंसी प्रॉब्लम। कॉन्करेंसी प्रॉब्लम डीबीएमएस के अंदर देखिए हमें कॉन्करेंसी जैसी कोई प्रॉब्लम कम ही आती है, क्योंकि डीबीएमएस के अंदर काफ़ी ऑप्शंस होते हैं कॉन्करेंसी को मैनेज करने का। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो आपने एक इन्फॉर्मेशन कहीं से डिलीट कर दी, तो डीबीएमएस के अंदर वो एक इन्फॉर्मेशन हर जगह से वो डिलीट हो जाएगी। मतलब आपने किसी रोल नंबर को डिलीट कर दिया, वो स्कूल छोड़ के चला गया, आपने उस रोल नंबर को डिलीट कर दिया, तो वो रोल नंबर क्या होगा, हर जगह से क्या होगा, डिलीट हो जाएगा।
लेकिन अगर फाइल सिस्टम में हमने किसी एक इंफॉर्मेशन को डिलीट किया तो हमें मैनुअली जाके हर जगह से उसको डिलीट और अपडेट करना पड़ेगा। ये गारंटी भी नहीं है कि वो हर जगह से हम उसको कर पाएंगे, क्या पता कहीं ना कहीं कुछ रह जाए। उसके बाद आता है वेयर टू यूज़। अब देखिए DBMS तो आजकल हर जगह पे ही यूज़ हो रहा है। फाइल सिस्टम पहले यूज़ होता था, अर्लियर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे, फाइल सिस्टम का। लेकिन अगर आज के डेट में आप देखें तो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई सुपर मॉल हो, हर जगह पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, DBMS का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, DBMS क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव, और फाइल सिस्टम क्या है, चीपर है। डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, DBMS में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फाइल सिस्टम में हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। वहाँ पे चांसेस होते हैं कि हमारे डेटा की डुप्लीकेसी हो या फिर हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर। एक DBMS को डिज़ाइन करना, उसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन फाइल सिस्टम का सिंपल होता है। DBMS में हमारे पास 2 टाइप्स के डेटा इंडिपेंडेंस होते हैं, लॉजिकल और फिजिकल। इनके बारे में हम आगे देखेंगे। फाइल सिस्टम में कोई डेटा इंडिपेंडेंस नहीं होती। डेटा मॉडल, अब DBMS में 3 टाइप के मॉडल यूज़ होते हैं, रिलेशनल, हिरारिकल और नेटवर्क मॉडल। लेकिन फाइल सिस्टम में डेटा मॉडल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। DBMS जो है फ्लेक्सिबल है, उसमें हम इजीली चेंज कर सकते हैं। फाइल सिस्टम में डिफ़िकल्ट होता है चेंजेस को करना। उसके अलावा इंटीग्रिटी, फाइल जो DBMS है उसमें हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रिटी को, लेकिन फाइल सिस्टम में डिफ़िकल्ट होता है। इंटीग्रिटी मतलब करेक्टनेस, एक्यूरेसी। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो DBMS के एग्जाम्पल ओरेकल, SQL सर्वर, सी बेस। फाइल सिस्टम के हैं कोबोल और C++। ये तो देखिए DBMS आर्किटेक्चर में हम टोटल 3 आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं। टोटल कितने आर्किटेक्चर को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, 3 आर्किटेक्चर को। कौन कौन से हैं वो 3 आर्किटेक्चर, 1 टायर आर्किटेक्चर, 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर। हम इनके बारे में देखेंगे। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चर क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे 1 टायर आर्किटेक्चर देखने वाले हैं, तो आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर जो हमारे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करे कि हमारा डेटाबेस किस तरह से दिखेगा, कैसा रिलेशनशिप होगा, कैसे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, वो क्या होता है आर्किटेक्चर। अब 1 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो हमारा डेटाबेस है ना, वो डायरेक्टली यूज़र को मिलता है। डेटाबेस डायरेक्टली यूज़र को अवेलेबल करवा दिया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे जिस भी सर्वर पे, कंप्यूटर पे हमारा डेटाबेस स्टोर है, उसी कंप्यूटर पे, उसी सर्वर पे यूज़र को बैठा दिया जाता है और वो उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेता है। अब यूज़र उस डेटाबेस के अंदर जितने भी चेंजेस करेगा ना, वो डायरेक्टली उस डेटाबेस के अंदर चेंज हो जाएंगे। इतनी बात हमें समझ में आई कि 1 टायर आर्किटेक्चर में जो यूज़र है वो डेटाबेस को डायरेक्टली यूज़ करता है। अब ये जो 1 टायर आर्किटेक्चर है, ये यूज़ कहाँ पे होता है, तो देखिए ये जो आर्किटेक्चर है ये लोकल एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट में यूज़ होता है। अगर हम कोई लोकल एप्लीकेशंस बना रहे हैं, लोकल मतलब जो हमारे ही फ़ोन में, कुछ ही फ़ोन्स में यूज़ होगी, ऐसे वर्ल्ड वाइड नहीं हो रही है वो, अगर उसमें हम यूज़ करना चाहें तब हम ये डेटाबेस को यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या हो कि हमें क्विक रिस्पॉन्स मिले। क्या मिले, हमें क्विक रिस्पॉन्स मिले। इतनी बात हमें समझ में आई कि 1 टायर आर्किटेक्चर होता क्या है। ये इतना यूज़फुल नहीं है, ठीक है। अब आया उसके बाद 2 टायर आर्किटेक्चर। कौन सा आया, 2 टायर, या हम कहें कि आया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। कौन सा मॉडल आया, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या 2 टायर आर्किटेक्चर को हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं।
तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। सर्वर के पास डेटाबेस होता है और क्लाइंट के पास यूज़र इंटरफेस और एप्लीकेशंस होती है। क्या होती है, सर्वर के पास डेटाबेस स्टोर रहेगा और क्लाइंट के पास एप्लीकेशंस और यूज़र इंटरफेस स्टोर रहेगा, या हम कहें कि क्लाइंट पे वो रन करेगा। अब इसमें क्या है कि जो क्लाइंट की जो एप्लीकेशंस है वो डायरेक्टली सर्वर के डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करती है। क्या करती है, वो डायरेक्टली एप्लीकेशंस कम्युनिकेट करती है डेटाबेस के साथ। इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, इंटरफेस की, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे ODBC और JDBC, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये दोनों क्या है, API है जो एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। इतना हमने देखा कि 2 टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट के पास यूज़र और एप्लीकेशंस रन करती हैं, सर्वर के पास डेटाबेस स्टोर होता है और वो API के थ्रू कम्युनिकेट करती है। अब यहाँ पे जो सर्वर साइड है ना, जहाँ पे डेटाबेस स्टोर है, वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि कौन सी क्यूरी प्रोसेस हो रही है, ट्रांजैक्शंस हो रही है, उनको मैनेज करना, ये सब जितनी भी फंक्शनैलिटी होंगी ना, उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उन सब के लिए सिर्फ सर्वर साइड ही रिस्पॉन्सिबल रहेगी। सर्वर साइड ही फंक्शनैलिटी फंक्शंस को प्रोवाइड करवाएगी, उनको मैनेज करेगी। अब ये देखो कि जो DBMS है उसको एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सर्वर साइड के साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, JDBC या ODBC या कोई और API। अब हम देखते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर के बारे में। तो 3 टायर आर्किटेक्चर को इस डायग्राम से ही हम समझेंगे। इसको 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोल देते हैं। क्लाइंट और सर्वर, यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई, 2 हो गए कंप्यूटर, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। क्या हो गए हमारे यहाँ पे, 2 कंप्यूटर हो गए। अब जो क्लाइंट है, क्लाइंट साइड है, उस पर क्या रन होगा, यूज़र इंटरफेस और एप्लीकेशंस रन होंगी। लेकिन सर्वर के पास भी एक एप्लीकेशन रन होगी और डेटाबेस स्टोर होगा। मतलब क्या डिफरेंस हुआ इनमें कि जो 2 टायर था उसके अंदर सिर्फ एक ही एप्लीकेशन थी जो क्लाइंट साइड पे रन कर रही थी, लेकिन यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर साइड पर भी रन कर रही है और एक एप्लीकेशन क्लाइंट साइड पर भी रन कर रही है। मतलब इसमें क्लाइंट डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता सर्वर के साथ। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे ऐड हो गई है। इतना हमने देखा, क्या हो गई है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो गई है। अब जो क्लाइंट साइड की एप्लीकेशन है वो सर्वर साइड की एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करेगी, फिर वो सर्वर साइड की एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगी। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा। एक बार इसको हम रब करके फिर से एक बार समझते हैं कि 3 टायर क्लाइंट आर्किटेक्चर में क्या होता है। तो देखो, इसके अंदर क्लाइंट है, सर्वर है। क्लाइंट के पास यूज़र इंटरफेस है और एप्लीकेशन है, सर्वर के पास भी एप्लीकेशन है और डेटाबेस है। क्लाइंट साइड की एप्लीकेशन सर्वर साइड की एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करेगी, कम्युनिकेट करा। उसके बाद जो सर्वर साइड की एप्लीकेशन है, सर्वर साइड की एप्लीकेशन है, वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगी। डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन से डेटा बेस से कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे। इतना हमने देखा। अब यहाँ पे देखिए, जो यूज़र है उसको कोई आइडिया नहीं है कि जो एप्लीकेशन के बाद डेटाबेस है, ठीक है। यूज़र को नहीं पता कि एप्लीकेशन के बाद क्या है, डेटाबेस स्टोर है। उसी तरह डेटाबेस को भी नहीं पता कि यूज़र है एप्लीकेशन के बाद,
मतलब जो एक नई लेयर ऐड हुई है उस लेयर की वजह से डेटाबेस और यूज़र को एक दूसरे के बारे में नहीं पता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा आर्किटेक्चर 1 टायर 2 टायर और 3 टायर। इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब देखते हैं डेटा मॉडल के बारे में। डेटा मॉडल क्या होता है? देखो, जो डेटा मॉडल इज द मॉडलिंग ऑफ द डेटा डिस्क्रिप्शन, डेटा सिमेंटिक्स एंड डेटा कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स ऑफ द डेटा। मतलब मॉडल क्या होता है, जैसे हमें कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, हम क्या करते हैं, पहले उसका एक मॉडल तैयार करते हैं जिससे कि हमें एक आइडिया हो जाए कि बाद में कंप्लीट होने के बाद हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा। वैसा ही डेटा मॉडल यहाँ डेटाबेस में होता है। अब डेटा मॉडल यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड और फिजिकल डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट के अंदर ER मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, रिकॉर्ड के अंदर रिलेशनल, नेटवर्क और हिरारिकल मॉडल आते हैं, फिजिकल के अंदर यूनिफाइंग और फ्रेम मेमोरी मॉडल आते हैं। तो इतना हमें पता चला कि डेटा मॉडल 3 टाइप के होते हैं और किस मॉडल में कौन सा टाइप जाता है। तो यहाँ देखो कि जो डेटा मॉडल है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि हमारा डेटा कैसे रिलेट करेगा एक दूसरे से, क्या उनके बीच में रिलेशनशिप होगा, उनका लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब कौन डिस्क्राइब कर रहा है? डेटा मॉडल डिस्क्राइब कर रहा है। क्या डिस्क्राइब करता है? उनका रिलेशनशिप कैसे रिलेट करेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब। उसके अलावा जो डेटा मॉडल है वो ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा को स्टोर भी करेगा और ऑर्गेनाइज भी करेगा। सिंपली हम दूसरे शब्दों में समझे तो डेटा मॉडल क्या देता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा, एक आइडिया देता है कि हमारा डेटाबेस कैसा दिखेगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या देगा? हमें एक आइडिया देगा। पर्पस ऑफ डेटा मॉडल, अब डेटा मॉडल का पर्पस है क्या? एक तो हमें आइडिया देना कि भाई हमारा डेटाबेस कैसा दिखेगा, दूसरा क्या है? टू कम्युनिकेट एंड स्पेसिफाई द कॉन्सेप्ट, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना और हमारे कॉन्सेप्ट को क्या करना? स्पेसिफाई करना। इतना हमें समझ में आया कि भाई डेटा मॉडल का एक्चुअली में काम होता क्या है, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। अब हम जो इम्पोर्टेंट कुछ मॉडल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है हिरारिकल मॉडल। हिरारिकल मॉडल को आप इस डायग्राम के थ्रू समझिएगा। जैसे कॉलेज है, उसकी 2 ब्रांचेज है, डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। डिपार्टमेंट की भी 3 ब्रांचेज है, कोर्स, टीचर और स्टूडेंट। ये पूरा क्या है, यहाँ पे मैंने एक कॉलेज की हिरार्की यहाँ पे बनाई है। तो इस हिरार्की में आप देखिए कि एक क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पर एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है। मतलब एक पेरेंट या एक रूट है, फिर उसके चाइल्ड है, फिर उसके सब चाइल्ड है। मतलब पेरेंट चाइल्ड यहाँ पे रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। रूट हमेशा एक ही होगा। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि 1 to many रिलेशनशिप है। यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है? यहाँ पर 1 to many, मतलब एक पेरेंट लेकिन बहुत सारे चिल्ड्रन। अब उसके बाद तीसरा, ये जो हिरार्की है ये एक ट्री के स्ट्रक्चर की जैसी होती है। किस तरह की होती है? ट्री के जैसी। 1970 में इसको प्रपोज किया गया था। एडवांटेजेस में क्या है? डेटा शेयर कर सकते हैं, सिंपल है, सिक्योरिटी देता है और 1 to many रिलेशनशिप है। डिसएडवांटेजेस क्या है? फ्लेक्सिबल नहीं है, DDL और DML भी यहाँ पे नहीं होता, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस के बारे में हम आगे देखेंगे।
थर्ड डिसएडवांटेज है कि इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ फिजिकल डेटा स्टोरेज, मतलब हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, फिजिकल डेटा स्टोरेज की नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड है रिलेशनल डेटा मॉडल। अब इस टेबल को देखो, क्या समझ में आ रहा है हमें कि इस रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर हमारा डेटा रिलेशन की फॉर्म में स्टोर होगा, और रिलेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, टेबल, और टेबल में क्या होती है, रोज एंड कॉलम होती है। इस डेटा मॉडल को हम आगे एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में भी मेंशन है। अब देखो, इतना हमने समझा कि रिलेशनल मॉडल मतलब ग्रुप ऑफ टेबल्स जिसके अंदर डेटा होगा, उनके बीच का रिलेशनशिप दिखाया जाएगा। ये टेबल कैसी होगी, तो ये टेबल 2 डायमेंशनल होगी। एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबल है, सिंपल है, डेटा इंटीग्रिटी देता है। इसका मतलब कि कोई भी यूजर बिना ओनर की परमिशन के डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। डिसएडवांटेज देखिए, इसके लिए हमें एक काफ़ी पावरफुल हार्डवेयर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी, स्टोरेज डिवाइस और सॉफ्टवेयर, मतलब सभी कुछ काफ़ी पावरफुल होना चाहिए। ईजी टू यूज़ है, लेकिन अगर यूज़र ने गलती से गलत डेटा एंटर कर दिया तो हमारा DBMS काफ़ी बैड DBMS बन सकता है। सिंपल है, सिंप्लिसिटी की वजह से ही कुछ यूजर्स क्या करते हैं, अपना खुद का डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से डेटा इनकंसिस्टेंसी और डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है नेटवर्क डेटा मॉडल। अब इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे ये एक स्टोर का डायग्राम है। स्टोर है, उसकी 3 ब्रांचेस, कस्टमर, मैनेजर, सेल्समैन, फिर ऑर्डर और आइटम्स। कस्टमर, मैनेजर, सेल्समैन तीनों ऑर्डर से कनेक्ट है, मैनेजर, सेल्समैन आइटम से कनेक्ट है। तो मतलब क्या समझ में आया, सबसे पहली बात तो ये समझ आई कि ये यहाँ पे जो डेटा है वो ग्राफ्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है, और हिरारिकल में किस में था, ट्री की फॉर्म में था, और यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में था। ठीक है। सेकंड क्या समझ में आया कि यहाँ पे एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं। हिरारिकल में 1 to many रिलेशनशिप था, मतलब एक ही पेरेंट, लेकिन इसमें मैनी टू मैनी हो सकता है। मल्टीपल पाथ है, मान लो हमें ऑर्डर को एक्सेस करना है तो आप कस्टमर वाला पाथ भी ले सकते हो, मैनेजर के थ्रू भी जा सकते हो, और सेल्समैन के थ्रू भी ऑर्डर को हम देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे डेटा को एक्सेस करने के मल्टीपल पाथ है, और ये क्या बना रहा है, एक नेटवर्क। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल है, मोर देन 1 पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, यहाँ पे इजीली डेटा एक्सेस कर सकते हैं, डेटा इंटीग्रिटी देता है, और इसके अलावा DDL और DML भी इसके अंदर होती है। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज मतलब कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहेगा। स्ट्रक्चर इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पॉइंटर्स यूज़ होते हैं। सेकंड, अगर हम स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो हमें पूरे प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। फोर्थ देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। अब इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर होती है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, वैल्यू को स्टोर करते हैं किसमें, इन वेरिएबल में, इंस्टांस वेरिएबल में। डेटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेगा। और इस मॉडल को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे पाइथन, जावा। कब आया था ये, 1980 में। एडवांटेज क्या है, इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, परफॉर्मेंस अच्छी है, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म, इसके अलावा भी और भी बहुत से एडवांटेजेस है। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जैसे आपके पास एक पेरेंट है और आप कितने उसके चाइल्ड बना रहे हो। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो यूज़र के लिए डेटा इररिलेवेंट है उसको हाइड कर देना। इनकैप्सुलेशन मतलब रैप अप द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा एंड फंक्शन टुगेदर, डेटा और फंक्शन को एक साथ रैप करना। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है आप एक चीज़ को कई तरह से देख सकते हैं।
डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स है, सिक्योरिटी कम होती है और हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, पावरफुल सिस्टम चाहिए। लास्ट है ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये एक ग्राफिकल अप्रोच है। क्या है ये? एक ग्राफिकल अप्रोच है। इसके अंदर हम डायग्राम्स की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो एंटिटी रिलेशनशिप है वो क्या है? वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करती है। एंटिटी रिलेशनशिप क्या डिस्प्ले करती है? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, जैसे स्टूडेंट, कोर्स, कार, फ्रूट, एनिमल, ये सब क्या है? एंटिटी है। और अब इस एंटिटी स्टूडेंट के बारे में हमें और जानना है इनके बारे में, तो वो सब क्या है? इनके एट्रीब्यूट्स, जैसे उसकी ID क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी क्लास कौन सी है, ये सब क्या है? उसके एट्रीब्यूट्स। और रिलेशनशिप क्या होता है? अगर हमें किन्हीं दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ को कनेक्ट करना है तो हमें क्या करवाना पड़ेगा? उनके बीच में एसोसिएशन। वो क्या करवाएगा? वो क्या कहलाता है? रिलेशनशिप कहलाता है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट और कोर्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं। अब रिलेशनशिप देखो 4 टाइप के होते हैं। 1 to 1 मतलब कि एक एंटिटी से एक एंटिटी ही कनेक्ट करेगी। 1 to many का आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक स्टूडेंट काफ़ी सारे कोर्सेज में एनरोल कर रहा है। मैनी टू 1 मतलब कि बहुत सारे कोर्सेज में एक स्टूडेंट एनरोल कर रहा है। मैनी टू मैनी बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल कर रखा है। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट को हम इलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी को रेक्टेंगल से शो करते हैं और रिलेशनशिप को डायमंड से शो करते हैं। लाइन यहाँ पे कनेक्टर है, ठीक है। एडवांटेजेस देखें तो सिंपल है। कब सिंपल है? अगर आपको एंटिटी और एट्रीब्यूट के रिलेशनशिप के बारे में पता है तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। सेकंड, डायग्राम के फॉर्म में है इसीलिए इजी टू अंडरस्टैंड है। यहाँ पे कोई डेटा मैनिपुलेशन नहीं होता और हाई लेवल का डिज़ाइन है। तो चलिए देखो स्कीमा क्या होती है। स्कीमा इज़ द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस, मतलब जो हम डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं उस डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन कौन होता है? कौन बताता है? स्कीमा बताता है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को कौन डिफाइन करता है? स्कीमा डिफाइन करता है। तो हम कहेंगे कि स्कीमा इज़ द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस और बेसिक स्ट्रक्चर जैसे हाउ डेटा विल बी स्टोर्ड इज कॉल्ड स्कीमा। स्कीमा क्या बता रहा है? ध्यान से समझिएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस। और उसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे डेटाबेस का बेसिक स्ट्रक्चर भी डिफाइन करता है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि कैसे डेटा स्टोर है, क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो इंटरेक्ट करेगा। एक तरह से डेटाबेस की डिज़ाइनिंग हो रही है यहाँ पर। स्कीमा क्या कर रहा है? डेटाबेस की डिज़ाइनिंग। अब स्कीमा कितने टाइप का है? स्कीमा 3 टाइप का होता है। लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा और व्यू स्कीमा। स्कीमा समझने से पहले एक बात ये समझिए कि 3 टॉपिक है हमारे पास डीबीएमएस में, स्कीमा, अब्स्ट्रैक्शन और डेटा इंडिपेंडेंस। और ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक में लेवल्स की बात होती है। वो 3 लेवल की बात होती है और उन तीनों लेवल पे ये तीनों काम करते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो डीबीएमएस का इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, उसके लिए ये 3 टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और हमें तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो अब देखिए बात करते हैं हमारे स्कीमा के टाइप्स की। तो पहला पार्ट कौन सा है? लॉजिकल स्कीमा। कौन सा पार्ट है पहला? लॉजिकल स्कीमा। अब लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा और व्यू स्कीमा, ये 3 स्कीमा हैं, 3 लेवल पे काम करेंगे। कितने लेवल पे काम करेंगे? 3 लेवल पे काम करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होना इसमें।
लॉजिकल स्कीमा क्या करेगा? लॉजिकल स्कीमा लॉजिकल लेवल पर काम करेगा। किस पर काम करेगा? लॉजिकल लेवल पर। अब क्या काम करेगा ये कि उस लेवल पे क्या डेटाबेस डिज़ाइन हो रहा है उसको डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, क्या डेटाबेस डिज़ाइन हो रहा है उसको कौन डिस्क्राइब करेगा? लॉजिकल स्कीमा डिस्क्राइब करेगा। अब इस लेवल पे कौन कौन काम करेंगे? तो इस लेवल के ऊपर प्रोग्रामर्स और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं। लॉजिकल स्कीमा पे कौन काम करता है? प्रोग्रामर्स और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। अब बात करते हैं फिजिकल स्कीमा। ये कौन से लेवल पे काम करेगा? फिजिकल लेवल पे काम करेगा। और क्या बताएगा? उस लेवल के ऊपर क्या डेटाबेस डिज़ाइन हो रहा है उसको डिस्क्राइब करेगा। एक और बात समझिए कि जो फिजिकल स्कीमा है वो ये बताता है हाउ, मतलब डेटा कैसे स्टोर हुआ, लेकिन लॉजिकल स्कीमा ये बताता है व्हाट, कि क्या डेटा स्टोर हुआ और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है कि फिजिकल स्कीमा में ये बताया जाता है कि डेटा कैसे स्टोर हुआ, कैसे मैनेज हुआ, लेकिन लॉजिकल में ये बताया जाता है कि क्या डेटा स्टोर हुआ और क्या रिलेशनशिप है। व्यू स्कीमा व्यू लेवल पे काम करता है और उस लेवल के ऊपर जो डेटाबेस डिज़ाइन हो रहा है उसको ये डिफाइन करता है। अब व्यू स्कीमा क्या डिस्क्राइब करता है? तो व्यू स्कीमा हमें बताता है कि यूज़र और डेटाबेस कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ये कौन बताता है हमें? व्यू स्कीमा। एक बार हम फिर से एक बार देख लेते हैं तीनों के बारे में। इसको हम रब कर देते हैं, फिर अच्छे से आपको क्लियर दिखाई भी दे जाएगा। तो देखिए, बात करते हैं लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा और व्यू स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा लॉजिकल लेवल पे काम करता है। क्या काम करता है? ये बताएगा कि क्या डेटा स्टोर हुआ है और वो कैसे उनके बीच में रिलेशनशिप है। ये बात कौन बताएगा? लॉजिकल स्कीमा बताएगा। क्या बताएगा? व्हाट, इतना याद रख लेना, व्हाट, कि व्हाट डेटा आर स्टोर्ड एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। उसके बाद प्रोग्रामर्स और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पे काम करते हैं। फिजिकल स्कीमा फिजिकल लेवल पे काम करता है और ये बताता है हाउ, कि कैसे डेटा स्टोर होगा और कैसे वो मैनेज होगा। व्यू स्कीमा व्यू लेवल पे काम करता है और ये बताएगा कि यूज़र और डेटाबेस कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब एक बात और समझिएगा कि स्कीमा में कौन सी लैंग्वेज काम करती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। स्कीमा में कौन सी काम करती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये DDL लैंग्वेज जो डेटाबेस का स्कीमा है उसको डिफाइन करने में, मॉडिफाई करने में हेल्प करती है। हम आगे DDL, DML, TCL, DCL के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे एक आपको देखिए डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में 3 एंटिटीज़ है। एक है कोर्स, दूसरा है स्टूडेंट और तीसरा है सेक्शन। कौन कौन है? कोर्स, स्टूडेंट और सेक्शन। अब कोर्स के अंदर क्या क्या स्टोर होगा? कोर्स आईडी, कोर्स नेम और डिपार्टमेंट। स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और कोर्स आईडी होगी। सेक्शन के अंदर स्टूडेंट आईडी, सेक्शन आईडी और कोर्स आईडी होगी। कोर्स सेक्शन एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट और सेक्शन का भी रिलेशन है, कोर्स और स्टूडेंट का भी रिलेशन है। ये है क्या? ये स्कीमा है। ये क्या बता रहा है कि हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। स्कीमा बता रहा है कि कोर्स के अंदर कोर्स आईडी नाम का एट्रीब्यूट होगा, लेकिन स्कीमा ये नहीं बता रहा कि कोर्स आईडी एट्रीब्यूट में क्या वैल्यू स्टोर है। सिर्फ इतना बताएगा कि स्ट्रक्चर बताएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अब आराम से कि स्कीमा होता क्या है। ये उसी डायग्राम का क्या है, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 3 डायग्राम है, कोर्स, सेक्शन और स्टूडेंट, उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाया गया है।
दूसरी बात, यहाँ पे स्ट्रक्चरल व्यू दिखाया गया है, सिर्फ हम स्ट्रक्चर ही तो देख रहे हैं, उसके अलावा आपको डेटा की एंट्री थोड़ी दिखाई दे रही है। स्कीमा क्या बताता है? स्कीमा बताता है कि टेबल का नेम क्या है, एट्रीब्यूट्स के क्या नेम होंगे, उनकी टाइप्स क्या क्या है, कंस्ट्रेंट्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ये सब कौन बता रहा है? ये सब स्कीमा बता रहा है। देखिए काफ़ी आराम से हम इस टॉपिक को कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कंफ्यूजिंग टॉपिक भी रहता है। तो इतना हमें अब समझ में आ गया अच्छे से कि स्कीमा क्या होता है, और स्कीमा को अगर मॉडिफाई करना है तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी? DDL। कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी? DDL। DDL के अंदर कौन कौन सी क्यूरी आती है, ये हम जब लैंग्वेजेस का टॉपिक करेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक DBMS इंस्टांसेस के बारे में। अब इंस्टांस क्या होती है? तो स्कीमा क्या था? ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस। और इंस्टांस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो क्या है? उस इंस्टांस की, उस डेटाबेस की इंस्टांस है। समझ में आया कि इंस्टांस आर द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको हम उस टाइम पे उस डेटाबेस की क्या कहते हैं? इंस्टांस कहते हैं। और इंस्टांसेस जो होती है वो चेंज होती रहती है। अगर हम उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस करेंगे तो हमारी इंस्टांस क्या होती है? चेंज होती रहती है। ऐड करोगे, डिलीट करोगे, अपडेट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे ना तो इंस्टांसेस में कोई चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर्च के अंदर केवल हम व्यू करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए कि मेरे पास एक स्कूल का डेटाबेस है जिसके अंदर एक टीचर नाम की टेबल है। उस टेबल के अंदर 40 रिकॉर्ड्स हैं। कितने रिकॉर्ड है? 40 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है। तो अभी फ़िलहाल इस टाइम पे मेरे डेटाबेस की इंस्टांस कितनी है? 40। कितनी हुई? 40। लेकिन कल मैं उसमें 40 और स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को ऐड करने वाली हूँ, तो कल मेरे डेटाबेस की इंस्टांस कितनी हो जाएगी? 80। तो ये क्या कहलाती है? इंस्टांस। इंस्टांस का मतलब है कि डेटा इज ए स्टोर्ड फॉर ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। इतना हमें समझ में आया कि स्कीमा क्या होती है और इंस्टांस क्या होती है। अब इनके बीच में देख लेते हैं डिफरेंस। तो स्कीमा देखो क्या है? Schema, it is the definition of the database or it is defined as description of database। ठीक है, इतना हमें अब पता चल गया कि भाई ये डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन होती है। और इंस्टांस क्या है? इंस्टांस क्या है? स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब हम अपने स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं फ़ोन में कि अभी फ़िलहाल मेरे फ़ोन की इन्फॉर्मेशन ये है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो वही है। स्कीमा बहुत ही कम चेंज होती है लेकिन इंस्टांसेस फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। स्कीमा हमारे डेटाबेस के बेसिक स्ट्रक्चर को बताता है कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, और जो इंस्टांस है वो क्या बताता है? एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है। नेक्स्ट देखिए, स्कीमा पूरे डेटाबेस के लिए सेम रहती है। पूरे जितना भी बड़ा डेटाबेस है उसके लिए स्कीमा क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन इंस्टांस जो है वो चेंज होता रहता है। एडिशन करेंगे तो अलग, डिलीशन करेंगे तो, अपडेशन करेंगे तो अलग। तो ये था हमारा स्कीमा और इंस्टांसेस का। देखिए सिंपल सी भाषा में समझिए कि अब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। एक एग्जांपल लेके समझिए कि हम मार्केट गए, आप या मॉल में गए या किसी भी शॉप में गए, आप शॉपिंग करने गए, आपको वहाँ पे अपने लिए कुछ ड्रेस लेनी है, यूनिफॉर्म लेनी है, कैजुअल लेना है, फॉर्मल लेना है, कुछ लेना है वहाँ पे। तो अब आप वहाँ पे जाके बताओगे कि भाई मुझे ये ड्रेस चाहिए, ये साइज़ है, ये मेरा ब्रांड है, इस ब्रांड की चाहिए। जो भी आप पहनते हो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको बताओगे और वो आपको शो दिखा भी देगा, शो भी कर देगा। लेकिन अब आप उससे ये थोड़ी ना पूछोगे कि भाई ये ड्रेस कहाँ पे बनती है, ट्रांसपोर्ट से कैसे होके आई, कितना खर्चा लगा ट्रांसपोर्टेशन में। ये सारी डिटेल आप उससे नहीं पूछोगे। क्यों नहीं पूछोगे? क्योंकि आपके काम की नहीं है और ना ही ये सारी डिटेल वो हमें बताएगा। तो
ये सब चीज़ क्या हो रही है, ये ही है अब्स्ट्रैक्शन। मतलब अब्स्ट्रैक्शन, डेटाबेस में भी ये अब्स्ट्रैक्शन काम करता है, क्योंकि डेटाबेस भी बहुत बड़ा होता है जिसके अंदर काफ़ी सारा डेटा होता है। अब सारा डेटा तो यूज़र के काम का होने से रहा, तो अब्स्ट्रैक्शन डीबीएमएस में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूज़र के लिए जो डेटा इररिलेवेंट है, जो उसके काम का नहीं है, उस डेटा को उससे वो हाइड कर देगा, और उसके काम का डेटा जो हो गया, जो उसकी काम की जानकारी है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, केवल वही उस यूज़र को दिखाई जाएगी। मतलब एक तरह से पूरे डेटाबेस का उसको एक छोटा सा हिस्सा दिखाया जाएगा। तो इतना हमें समझ आया कि अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। अब ये जो अब्स्ट्रैक्शन है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, तो देखिए, मान लीजिए अब्स्ट्रैक्शन नहीं होता और डेटाबेस में जितना भी डेटा है वो सारा ही यूज़र को दिखाया जाता, तो एक तो उसके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी इससे स्लो हो जाती। क्यों? क्योंकि उसके इतना सारा डेटा बेस पूरा अगर एक सिस्टम में रन होगा तो सिस्टम तो ऑटोमेटिकली स्लो रन करेगा। दूसरा, यूज़र को वहाँ से डेटा फैच करने में टाइम लगेगा, है ना, उसका काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यूज़र को प्रॉब्लम ना हो, वो अच्छे से डेटा को एक्सेस कर ले, सिस्टम अच्छे से काम करे, इसीलिए डीबीएमएस के अंदर अब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इतना हमें समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो लेयर्स में काम करता है। किस में काम करता है? लेयर्स में। हम स्कीमा देख रहे थे तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि स्कीमा, अब्स्ट्रैक्शन और इंडिपेंडेंस, ये तीनों ही जो टॉपिक है वो लेयर्स पे काम करते हैं, है ना। तो अब इन लेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, डेटा अब्स्ट्रैक्शन लेवल, लेयर, आप जो भी इनको नाम देना चाहे दे सकते हैं। तीन होते हैं, व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल। जो व्यू लेवल है उसके ऊपर व्यू स्कीमा काम करती है, अगर आपको याद हो तो। लॉजिकल लेवल के ऊपर लॉजिकल स्कीमा काम करती है और फिजिकल लेवल के ऊपर फिजिकल स्कीमा काम करती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो व्यू लेवल है उसके अंदर बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, ठीक है। लॉजिकल लेवल व्यू लेवल से इंटरेक्ट करता है और फिजिकल लेवल किससे इंटरेक्ट हो रहा है? लॉजिकल लेवल से। तो अब देखिए, फिजिकल लेवल का दूसरा नाम क्या है? इंटरनल लेवल। क्या है? इंटरनल लेवल। और ये सबसे लोएस्ट लेवल होता है अब्स्ट्रैक्शन का। कौन सा लेवल होता है? ये लोएस्ट लेवल होता है। जब हम स्कीमा देख रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था कि फिजिकल लेवल के अंदर क्या डिस्क्राइब होता है कि हाउ डेटा कैसे स्टोर होगा डेटाबेस में। अब यहाँ पे देखो कि जो फिजिकल लेवल है उसके अंदर और क्या क्या डिफाइन होता है। मेथड्स डिफाइन होते हैं जो हम यूज़ करेंगे डेटा को एक्सेस करने के लिए। डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन होता है जो हम डेटाबेस में यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या क्या डिफाइन होता है? जो फंक्शंस, जो मेथड्स हम यूज़ करने वाले हैं, वो जो डेटा स्ट्रक्चर्स हम यूज़ करने वाले हैं, वो सब कहाँ पे डिफाइन होता है? फिजिकल लेवल के अंदर। तो इसीलिए ये जो फिजिकल लेवल है, इंटरनल लेवल है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब एक यूज़र के समझने के लिए क्या होता है, वो काफ़ी हार्ड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसीलिए इस लेवल को यूज़र से क्या कर दिया जाता है? हाइड कर दिया जाता है। फिजिकल लेवल किससे इंटरेक्ट करता है? लॉजिकल लेवल से। अब देखो, एक होता है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, क्या बोल देते हैं उसको? DBA। इसका क्या काम होता है कि ये डिसाइड करता है कि जो डेटा है वो कैसे अरेंज होगा, कहाँ पर डेटा स्टोर होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग होता है जिसकी बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जिसमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है कि वो फिजिकल लेवल पे डेटा को मैनेज करे।
अब यहाँ पे देखो, जो फिजिकल लेवल है वहाँ पे एक डेटा सेंटर होता है। क्या होता है? डेटा सेंटर, जहाँ पे जो हमारा रो डेटा है, हमारा सारा डेटाबेस का डेटा वहाँ पे स्टोर होता है। और किस में स्टोर होता है? हार्ड ड्राइव्स में स्टोर होता है। इतनी बात हमें समझ आई। अब बात करते हैं लॉजिकल लेवल के बारे में। कॉन्सेप्चुअल लेवल इसका दूसरा नाम है। ये अब्स्ट्रैक्शन का इंटरमीडिएट या नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया जाता है कि हमारा क्या डेटा स्टोर होने वाला है और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा। क्या यहाँ पे डिस्क्राइब होता है कि क्या डेटा स्टोर होगा और उनके बीच का रिलेशनशिप। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर जो हमारा डेटा है उसके स्ट्रक्चर को टेबल्स की फॉर्म में यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है। किस में डिस्क्राइब किया जाता है? यहाँ पे हमारे डेटा को टेबल्स की फॉर्म में। ये फिजिकल लेवल से कम कॉम्प्लेक्स होता है और ये इस लेवल की हेल्प से जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो रो डेटा में से अब्स्ट्रैक्ट डेटा को क्या करता है? फैच करता है। इतना आपको समझ में आया। अब बात करते हैं व्यू लेवल की। कौन से लेवल की? व्यू लेवल की। व्यू लेवल को एक्सटर्नल लेवल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं व्यू लेवल को? एक्सटर्नल लेवल। अब ये जो एक्सटर्नल लेवल है ये अब्स्ट्रैक्शन का सबसे हाईएस्ट लेवल है और यहाँ पे आपको डिफरेंट व्यूज़ देखने को मिलेंगे। ये व्यूज़ है क्या एक्चुअली में? तो ये व्यूज़ क्या है? मान लीजिए यूज़र है, उसने बहुत सारी क्यूरी करी, तो ये व्यू क्या है? उस क्यूरी के अकॉर्डिंग, उस क्वेरी के अकॉर्डिंग उसका क्या आंसर है, क्या रिस्पॉन्स है, वो व्यू दिखाता है। मतलब हमने अभी समझा कि डेटाबेस पूरा डेटा शो नहीं करता, उसका एक हिस्सा शो करता है और ये हिस्से क्या होते हैं? वो व्यू लेवल के अंदर व्यूज़ में दिखाई देते हैं। इतना हमें समझ आया कि व्यू लेवल क्या होता है। व्यू लेवल जो यूज़र क्यूरी कर रहा है, क्वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो उसको डेटा मिला है वो इन व्यूज़ में शो हो जाता है। एडवांटेजेस क्या क्या है कि यूज़र इजीली डेटा को एक्सेस कर सकता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है यहाँ पे, और डेटाबेस सिस्टम अच्छे से काम करे, इसीलिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन यूज़ होता है। एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने क्या क्या देखा? एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यूज़र से इररिलेवेंट डिटेल को हाइड कर देना। एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स में काम करता है। 3 लेयर्स होती हैं, फिजिकल, लॉजिकल और व्यू लेवल। फिजिकल लेवल के अंदर डिसाइड होता है कि डाटा कैसे स्टोर और मैनेज होगा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेटा को स्टोर और मैनेज करे। यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर डेटा, हमारा जो रो डेटा है वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद आया लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल को क्या बोल देते हैं हम? कॉन्सेप्चुअल लेवल। और इसके अंदर क्या डेटा स्टोर होगा, क्या रिलेशनशिप रहेगा, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है। टेबल्स की फॉर्म में डेटा को यहाँ पे स्टोर किया जाता है। लॉजिकल लेवल व्यू लेवल से कनेक्ट करता है। उसके बाद आता है व्यू लेवल। क्या आता है? व्यू लेवल। व्यू लेवल यहाँ पे बहुत सारे व्यूज़ होते हैं। यूज़र क्या करता है? लॉजिकल लेवल से इस व्यू लेवल के थ्रू ही क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। यहाँ पे वो अपनी क्वेरी रखेगा, उस क्वेरी के अकॉर्डिंग उसका जो रिप्लाई बनता है, जो उसका डेटा बनता है, वो यहाँ पे उन व्यूज़ में दिखाया जाएगा। व्यूज़ क्या है? पार्ट ऑफ द डेटा ऑफ ए डेटा बेस। जो लॉजिकल लेवल है, उस लॉजिकल लेवल से क्या होगा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इस लॉजिकल लेवल की हेल्प से रो डेटा में से डेटा को क्या करता है? अब्स्ट्रैक्ट करता है और यूज़र को डेटा शो करवाता है।
इतना हमने समझा। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है डेटाबेस एप्लीकेशंस। वैसे तो आजकल ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे डेटाबेस नहीं यूज़ होता हो, फिर भी यहाँ पे आपके सामने कुछ नाम दिए गए हैं, देख सकते हो आप। इंश्योरेंस कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग, यूनिवर्सिटीज़, बैंकिंग, रेलवे, सोशल मीडिया, लाइब्रेरी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट, मेडिकल, अकाउंटिंग, इंडस्ट्रीज, एयरलाइन, टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग। अगर